हेलो जय श्री राम एवरीवन। हमारे देश में सारे किसान भाइयों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनका कृषि में खेती में खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लेकिन मुनाफा इतना नहीं हो पाता, बल्कि नाम के बराबर का उनका मार्जिन रह जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी खेती का एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा किस तरीके से कम कर सकते हैं। हम जानेंगे कि किस तरीके से आप जो उर्वरक होते हैं उनको किस तरीके से कम कर सकते हैं यूज़ करना, और किस तरीके से अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सिंचाई का खर्चा कम कर सकते हैं, किस तरीके से आप कीटनाशक और इन सब चीज़ों का खर्चा कम कर सकते हैं, किस तरीके से खरपतवार को भी बिना पैसे लगाए नष्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में एक एक करके आराम से समझेंगे और जिसके बाद आपको कई सारी अदर वीडियोस का भी रेफरेंस देंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। ये जो समस्या है, चलो इसको एक उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, लगातार अगर आप निरंतर गेहूं या धान की फसल लगाते रहते हैं तो उसमें दोस्तों आपके खेतों में खरपतवार उगने की समस्या ज्यादा हो जाती है, खरपतवार ज्यादा पनपते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप लगातार 2 बार जल्दी सिंचाई कर देंगे तो उससे दोस्तों आपकी जमीन में बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि विनाशकारी जीवाणु और उसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं रोग पनपने लगते हैं, जिससे आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम होती है। इसीलिए दोस्तों किसान इन सब चीजों को समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, वो मतलब मजबूर है। दोस्तों किसान क्या करता है कि खेत में पानी चलाने के लिए बिजली या फिर डीजल पर निर्भर रहता है। खेत में अगर कीड़ों मकोड़े ज्यादा हो गए तो कीटनाशक, रोग ज्यादा हो गए तो भी उसके लिए रोग नियंत्रण दवाएं, खरपतवार ज्यादा हो गई तो खरपतवार नाशक। तो इन सारी चीजें किसान का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ा देती है और इनकम काफी ज्यादा कम रह जाती है। लेकिन वहीं अगर हमारा देश का किसान थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करे, थोड़ी मेहनत और थोड़ा जज्बा लाए अपने अंदर, थोड़ा स्मार्ट फार्मिंग करे, तो वो जो मुहावरा है ना कि कम लागत में ज्यादा उत्पादन, वो अपन साबित कर सकते हैं। चाहे कोई भी फसल हो, उस फसल के साथ साथ जो खरपतवार होती है, जो अनवांटेड जो पौधे होते हैं वो उगी आते हैं, और इस अनवांटेड जो खरपतवार होते हैं उसे नष्ट करने के लिए हमें काफी सारे जो खर्चे होते हैं वो उठाने पड़ते हैं। जैसे कि निराई गुड़ाई के खर्चे, मशीनों के खर्चे, नई मशीनें लानी पड़ती है, खरपतवार नाशक का हमें उपयोग करना पड़ता है, जिससे जो किसानों के जो खर्चे होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आप बिना किसी खर्च करे इस खरपतवार को कैसे नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये चावल और गेहूं की जो लगातार फसल उगाने से जो खरपतवार होते हैं वो उगाते हैं। सिर्फ आपको जो चावल होते हैं वो गेहूं होते हैं वो ही नहीं उगाना है, आपको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को भी अपनाना चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनके साथ साथ इनकी मेड़ पर आप दूसरी फसल को भी लगाइए, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, ये सारी साथ साथ लगाइए ना, ताकि जो खरपतवार होता है उसको उगने की जगह ही नहीं मिले, है ना। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। साथ साथ का मतलब दोस्तों ऐसा कि नहीं, जैसे कि ये मेड़ है, अब मेड़ के बगल में थोड़ी जगह रह गई है तो उसमें दूसरी फसल उगा दो, और मेड़ पर थोड़ी दूसरी फसल उगा, सब्जियां उगा दो यार, तो ताकि जो खरपतवार है वो उसे उगने की जगह ही नहीं मिले। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं बिना खर्च किए खरपतवार को नष्ट करने के लिए, वो ये है कि गेहूं की कटाई के बाद और किसी धान की रोपाई से पहले आप आपके जो खेत होता है उसमें एक बार पानी फेर दे, या फिर 2 बार पानी फेर दे तो काफी अच्छा है, जिससे जो खरपतवार के जो बीज है आपके खेत में जितने भी खरपतवार है उसे उगना है तो वो उग जाएंगे, उस टाइम पे वो खेत में उग जाएंगे। उसके बाद आप जब इसकी खेत की जुताई करोगे, कल्टीवेटर चलाओगे या फिर किसी भी रोटोवेटर से आपकी खेत की जुताई करोगे तो वो जितने भी जो खरपतवार है वो उगे थे, जितने भी बीज है वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इससे आपकी जो बाद में जब फसल बोएंगे उसमें जो खरपतवार होते हैं वो काफी हद तक कम उगेंगे, क्योंकि आपने जो पहले ही जो खरपतवार है उसे पहले ही मार दिया है रोपाई से पहले ही। तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं खरपतवार के जो बाद में खर्चे है उसे कम करने के लिए। चलिए दोस्तों अब अगली चीज जो बात करते हैं वो है कि अपनी फसलों को किस तरीके से कीट से, रोगों से बचाया जाए, किस तरीके से कीटनाशकों का खर्चा कम किया जाए। तो वैसे तो दोस्तों जो कीट होती है, रोग होते हैं, वो कहकर नहीं आते हैं, कभी भी आपकी फसलों में लग जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको इनका स्प्रे करना ही पड़ता है। लेकिन कई तरह के प्राकृतिक कीटनाशक भी होते हैं जिन पर हमने वीडियो बनाई है, जो आप घर पर ही बिल्कुल फ्री में आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मिल रही होगी। और दूसरी चीज जो आप पे ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी फसल को रोग या कीट से बचाने का सबसे प्राकृतिक तरीका होता है कि उसकी बुआई सही समय पर की जाए। जैसे अपन भिंडी का
एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि भिंडी की फसल अगर आप मतलब बारिश के मौसम में ना बोकर अगर गर्मी के फसलों में गर्मी के समय बोएंगे ना, तो उस समय जो इसमें पीला नस मेजोक नाम का एक कीट लग जाता है, वो लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों जो लोबिया की फसल भी अगर आप बारिश की जगह गर्मी में लेना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो पे आपको बिना किसी ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किए बगैर बिल्कुल ना के बराबर, हालांकि अभी तो एक तो आपको गर्मी के मौसम में करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रोग उसमें लगते ही नहीं है लोबिया में भी, तो आपको अच्छा मुनाफा ये देकर जाएगी। तो आप जोन से भी फसल कर रहे हैं उसको ये बात सुनिश्चित कर लें कि आपकी जलवायु के हिसाब से उसको बोने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिंचाई के खर्चे को किसान कैसे कम कर सकता है। तो सिंचाई के खर्चे में सबसे बड़ा जो खर्च होता है वो पानी का खर्च होता है। जी हाँ दोस्तों, काफी जगह जो पानी होता है वो कम होता है और जो आपकी फसलों के लिए जो पानी का लत होती है कई काफी जगह। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं जो पानी का खर्च है वो किसान कैसे कम कर सकता है। तो उचित फसल चक्र अपनाकर जो किसान है वो पानी के खर्च को कम कर सकता है। जैसे कि दोस्तों धान के बाद गेहूं की फसल ना लगाकर जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गई, आदि फसल को इस्तेमाल करके आप जो ये फसल होती है ये पानी को कम इस्तेमाल होता है, इसमें पानी का कम जरूरत पड़ती है, ये फसल भी अपना सकते हैं। और वैसे ही अगर किसान के लिए गेहूं की फसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसान को गेहूं उगाना ही है, तो साथ वो धान नहीं उगाएगा, धान की जगह वो जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ऐसी फसल उगा सकता है जिसमें जो पानी का उपयोग है, आवश्यकताएं कम पड़ती है। तो आप ऐसी फसल को उगाएं जिसमें पानी की जो आवश्यकता है वो कम पड़े। अब दोस्तों किसानों के लिए सिंचाई करने में एक दूसरा खर्च होता है पाइपलाइन का भी। जैसे कि एक किसान का खेत काफी दूर है और दूसरे किसान का मतलब एक खेत यहाँ है और एक खेत यहाँ है, तो पाइप को ले जाने के लिए, कुएं से पाइप को ले जाने के लिए पाइप का भी काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो ऐसे में जो किसान होता है वो परमानेंट पाइपलाइन को फिक्स करवा सकता है उस खेत में, अगर उसके पास सफिशिएंट इनकम हो तो। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो उस खेत के पास जिसको आसपास के जो किसान होते हैं, 2-3 किसान होते हैं, वो 2-3 किसान साथ में मिला के एक पाइपलाइन वहाँ पर ले जा सकते हैं। जिससे क्या होता है कि एक किसान के पास ज़्यादा खर्च नहीं होता है, मतलब वो 3-4 किसान साथ ही मिलकर वहाँ से पाइपलाइन कर सकते हैं, फिर सिंचाई के समय वो आसपास मिलकर सिंचाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप जुगाड़ लगाइएगा। इसके बाद जो पाइप आते हैं वो काफ़ी प्लास्टिक के पाइप भी आने लग गए, सस्ते रबर के पाइप भी आने लगे, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो ज़्यादा सालों तक नहीं चलते हैं, कि उसका नेगेटिव पॉइंट है, पर आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं। और काफ़ी सारे जुगाड़ है जो आपको इंटरनेट से, यूट्यूब से खोजना होता है, थोड़ा सा तिगड़म तिगड़ी आपको लगानी पड़ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, चलिए किस तरीके से आप अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को हमेशा बढ़ाए रख सकते हैं। दोस्तों आज हम लगातार एक के बाद एक फसल लेने के चक्कर में मिट्टी की जो हेल्थ है, उसकी फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम बिल्कुल भी मिट्टी को, हमारे खेतों को टाइम नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूरी भी है। अगर हम एक फसल ले लेंगे, खेत को 3-4 महीने का समय दे देंगे फिर से, तो अपन क्या करेंगे? नहीं, हर किसान के बस की बात नहीं हो पाती है। वैसे भी आजकल 80% से ज्यादा किसान भारत में ऐसे हैं जिनके पास 10 बीघा से भी कम जमीन होती है, तो ये हर किसान के लिए संभव नहीं हो पाता, बल्कि कोई भी नहीं करता इतना समय। तो उसके लिए हम एक ऐसा फसल चक्र अपना सकते हैं जिससे अपनी मिट्टी की क्षमता भी बनी रहती है, जिसके बाद अपन एक के बाद एक फसल भी ले सकते हैं। तो चलिए उन फसल चक्रों को जान लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप चाहें तो रासायनिक उर्वरक होते हैं, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए अपन रासायनिक उर्वरकों का भर के इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता, उत्पादन लागत, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। तो उसकी जगह अपन जो जैविक खाद होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। हमने हमारे चैनल पे कई सारी वीडियोस बनाई है जो आप घर पे फ्री में जैविक खाद आसानी से बना सकते हैं उन पर, और चाहें तो आप बाजार से भी खरीद सकते हैं और इनसे तो कम ही रुपए में आएगा। तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से सबसे पहले तो अपन अपनी फसलों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए और लगातार फसलों लेने के लिए हमको दोस्तों हमारे फसल चक्र में दाल की, दलहनी फसलें जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों अगर आप ऐसी फसल कर रहे हैं जो लंबे समय लेती है, तो कुछ ऐसी फसल करें उसके बाद जो शॉर्ट समय में आ जाए। जैसे कि दाल, मान लीजिए अभी ये मेरा हल्दी का खेत था, यहाँ पे हल्दी की फसल लेने के लिए हमें 8-9 महीने लग गए, लेकिन अब हम इसमें लगा रहे हैं तरबूज जो कि 2-3-4 हद से 4 महीने लेगा। तो लंबी अवधि के बाद छोटी अवधि की फसल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जिसके बाद ऐसी फसल आप ले रहे हैं जो कम समय में लंबी ऊंचाई तक बढ़ती है, जैसे कि गन्ना, तो उसके बाद शॉर्ट फसलों को लीजिए, यानी कि फिर दाल की फसल को ले लीजिए। जिसके बाद अगर ऐसी फसल ले रहे हैं जो पानी ज्यादा ले रही है, जैसे कि धान हो गया, तो उसके बाद आप ऐसी फसल लीजिए जो कम पानी में भी उग जाए, जैसे कि अपना मसूर, चना, सरसों आदि, ये सब चीजें हो गई। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि अगर आप कोई ऐसी फसल ले रहे हैं जिसकी जड़ें ज्यादा
गहराई तक जाती है। तो उसके बाद एक ऐसी फसलें लीजिए जो ज़्यादा उसकी जड़ें कम ज़्यादा गहरी ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऊपर ही रह जाए वो। दोस्तों अगला जो रामबाण तरीका है जिसे किसान भाई इस्तेमाल करके काफी हद तक अपने जो खर्च है वो बचा सकते हैं, जैविक खेती का इस्तेमाल करके। दोस्तों जैविक खेती में आप खुद अपने उर्वरक तैयार कर सकते हैं घर बैठे कम लागत में भी क्या प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका इस्तेमाल करके। जैसे कि दोस्तों आप घर बैठे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बना सकते हैं, उसके बाद गोबर की खाद बना सकते हैं, उसके बाद जो आपके जो बीज को उपचार करने की जो दवाई है पेस्टिसाइड से वो भी आप खुद अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गौमूत्र, इन सभी चीज़ों से बनने वाली जो खाद होती है वो आप अपनी फसलों को दे सकते हो बिल्कुल कम लागत में दोस्तों। तो ये काफ़ी पूरा रामबाण है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों काफ़ी बड़ा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाँ थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको पछना पड़ेगा, लेकिन ये आपके काफ़ी सारे पैसे बचा सकता है। वैसे ही बात करें केमिकल फर्टिलाइजर्स की, काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और आपके जो फसल होती है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ये ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक खेती में हरी खाद कैसे बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स कैसे बनाते हैं, घर बैठे कैसे बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, बीजों को उपचार कैसा करना है, तो इन सभी के ऊपर दोस्तों हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है और आप उन वीडियो का लिंक आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी दोस्तों और काफ़ी आपके जो फार्मिंग का जो एक्सपेंसेस है, फार्मिंग का जो पैसे है वो आसानी से आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों जय श्री राम, मैं हूँ देव प्रताप सिंह दांगी। मैं हूँ अभिषेक सिंह दांगी। तो दोस्तों हमारा जो ये प्रयत्न था आपको आपके खर्चे खेती में किस तरीके से कम कर सकते हैं, हमने जो जानकारी दी आशा करते हैं हम आपको पसंद आई होगी। नहीं आई तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगर नहीं आई तो क्यों वेस्ट करें अपना और आपका दोनों का समय। ज़रूरी नहीं है जितनी भी सारी बातें हमने आपको बताई वो सब आप अपनाएंगे ही हैं, लेकिन इनमें से आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से अपनी एक दो बातें भी अपना पाए तो हमें अच्छा लगेगा। और अपनाइए यार, क्योंकि ज़्यादा कोई कठिन चीज़ें हमने नहीं बताई है, यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ऐसी रेगुलर वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।